BS7 क्या किसी गाड़ी का नाम है क्या? जैसे BMW की X7 होती है वैसे BS7 कोई इंडियन ब्रांड टाटा महिंद्रा ने कोई मतलब वेरिएंट निकाला BS7। नहीं भाई, ये कोई नई गाड़ी नहीं है, कोई किसी गाड़ी का वेरिएंट नहीं है। ये है भाई टेक्नोलॉजी भारत स्टेज 7 जो हमारे इंडिया में आने वाले कुछ सालों में नहीं, बहुत नज़दीक टाइम आ गया है भाई इसको हमारी गवर्नमेंट लागू करने वाली है। अब आप हो गए क्या विक्रम भाई, BS6 फिर BS6.2 से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। इतनी सारी प्यारी प्यारी गाड़ियां जो हमारे को पसंद थी वो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है हमसे यार, हैं हमारे को क्यों नहीं जीने देती? आपके मन में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे होंगे और जो लाजमी है आना, क्योंकि भाई जब BS7 लागू हो जाएगा हमारे इंडिया में तो और भी आपकी चाहने वाली, आपके यानी जिनको आप चाहते हो वो गाड़ियां भाई हमारे इंडिया से या तो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी या भाई बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, उनके प्राइस इतने बढ़ जाएंगे। फिर आप सोचोगे छोड़ो यार इस गाड़ी को, इस पर क्यों पैसे लगाने, मैं दूसरी पे लगा लेता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत स्टेज 7 की, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस होंगे, कहां से शुरुआत हुई थी BS6 की और भाई इसके फायदे और नुकसान क्या रहेंगे। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो BS स्टैंडर्ड्स हैं वो टोटली भाई बेस्ड हैं आपके यूरोपियन नॉर्म्स के ऊपर। अब यूरोपियन नॉर्म्स स्टार्ट हुए थे भाई 1992 में, पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस फटाफट बताऊंगा आपको। 1992 में पहली बार आया था यूरो 1। जो एमिशन नॉर्म्स थे उसमें था 970 मिलीग्राम पर किलोमीटर पेट्रोल डीजल के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने कम करता गया। नेक्स्ट में 900 कर दिया डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए 500 कर दिया। धीरे धीरे करते करते यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, फाइनली जब यूरो 6 उन्होंने लागू किया था 2014 में, तो वहां पे डीजल गाड़ी का 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर और जो पेट्रोल थी उसका भाई 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर एमिशन नॉर्म्स रखे गए थे। भाई इससे ज्यादा अगर आपकी गाड़ी पोल्यूशन फैलाएगी तो आपकी गाड़ी सड़क पे नहीं चल सकती बिल्कुल भी। मोस्ट 22 सालों में भाई उन्होंने 970 मिलीग्राम से गाड़ी को भाई 80 मिलीग्राम पे ला दिया। लगभग 900 मिलीग्राम पर किलोमीटर जो भाई हार्मफुल गैसेस निकलती थी उनको कम किया गया। तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं लेकिन सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसको सबसे ज्यादा कम करना जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। तो हमारे एनवायरमेंट के लिए तो खतरनाक है यही, साथ साथ हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपने देखा होगा कि गाड़ी जब कई बार बंद एरिया में स्टार्ट खड़ी हो तो आप उस गाड़ी के पीछे खड़े नहीं हो सकते। बात होगी भाई यूरोपियन नॉर्म्स की। अब बात करते हैं BS नॉर्म्स की। जो हमारे BS नॉर्म्स है वैसे तो एग्जैक्टली भाई यूरोपियन नॉर्म्स से ही मेल खाते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ था, हमने भाई स्किप कर दिया था BS5 को, क्योंकि ऑलरेडी भाई हम बहुत पीछे चल रहे थे ना। BS4 भाई कब लागू हुआ था उनके वहाँ 2014 में, हमारे यहाँ कब हुआ था फाइनली स्टार्ट 2017 में। हालांकि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया में 2010 के बाद BS4 गाड़ियां बनानी शुरू कर दी थी, ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था उन्होंने। उनको पता है भाई गवर्नमेंट का डंडा आएगा, जब करोगे उससे पहले भाई अपना पहले से देना स्टार्ट कर दो। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने भाई साहब माना नहीं, बहुत लेट तक भाई साहब 2015-16 तक BS3 चलाया है। मैं एक दिन अपनी नैनो की आरसी देख रहा था, देखा तो उसमें BS3 लिखा हुआ है। वाह टाटा कमाल कर रखा है। वैसे कहते हो तुम यार इतनी सॉलिड गाड़ी बनाते हो, इंजन के मामले में तो तुम फिसड्डी हो रखे हो। यही देख लो जो इनकी बली चढ़ी थी गाड़ियां, टाटा सफारी स्टॉर्म कह लो या हेक्सा कह लो, इन्होंने भाई अपने इंजन को अपडेट ही नहीं किया। हमारा तो बहुत खर्चा आएगा, हम तो फिएट से इंजन सोर्स कर लेंगे। यार ये अच्छी बात नहीं है यार, अगर तुम अपना इंजन अच्छे से कर लेता तो सफारी स्टॉर्म की डेथ होती ना हेक्सा मरती। और अकेली भाई ये गाड़ियां नहीं थी, कंपनियों की बहुत सी गाड़ियां थी जो BS6 नॉर्म्स आने के बाद मरी थी। नुकसान हुआ था होंडा को, जैज चली गई, होंडा की सिविक चली गई, जस्ट लॉन्च ही तो हुई थी, एक साल मुश्किल से बिक पाई थी। होंडा सिटी डीजल चली गई, MS डीजल चली गई, WRV भी चली गई, तो होंडा को तो ये नुकसान हुआ। महिंद्रा की अल्टोरास चली गई, ठीक है। इधर अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा की अल्ट्रोस डीजल चली गई। हम मारुति की तो मारुति का डीजल इंजन चला गया जो उन्होंने सोर्स कर रखा था फिएट से, नहीं अपडेट किया। अपना खुद का इंजन भी डेवलप कर रहे थे, लेकिन इनको ये था कि जब हम पेट्रोल में और CNG में बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और हमारा जॉइंट वेंचर ऑलरेडी टोयोटा के साथ हो चुका है, तो हम तो हाइब्रिड में खेलेंगे भाई, हम क्यों जाए डीजल के पीछे। तो इसलिए मारुति ने डीजल का अपना जो इंजन लगभग बन गया था, मतलब यूं लगा लो कि बस लाइव करने वाला है, जैसे हम वीडियो लाइव करते हैं ना, बस टाइम आ गया लाइव करने का,
तो बस लॉन्च करने वाले थे, तभी सोचा छोड़ो यार इसको, डालो ठंडे बस्ते में, क्या जरूरत है इसकी खामखा में। आने वाले टाइम में BS7 आएगा तब लंका लग जाएगी। हुंडई i20, हुंडई वर्ना का डीजल इंजन चला गया, निसान की किक्स चली गई, तो बहुत सी ऐसी गाड़ियां थी जो BS6 की भेंट चढ़ गई। BS1 हमारे इंडिया में आया, जिसको भारत स्टैंडर्ड 2000 के नाम से जानते हैं। सन 2000 में आया था ये, और उस टाइम पे उसके अंदर भाई कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी कर दिया गया। कैटालिटिक कन्वर्टर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, उससे काफी जो हार्मफुल गैसेज हैं वो उसके अंदर बर्न हो जाएंगी, उस केमिकल के अंदर मिक्स होके, तो वहां से भाई थोड़ा सा पोल्यूशन में हमारे को निजात मिल जाएगी। 2005 में आता है भाई BS2। हालांकि कंपनीज ने पहले से ही सन 2001 सन 2002 से अपनी गाड़ियों के पीछे BS2 लिखना तो स्टार्ट कर दिया था। अब वो BS2 कंप्लायंट थी या नहीं, ये तो भाई अब उस टाइम की वो गाड़ी चेक करनी पड़ेगी उठा के, है ना। हालांकि भाई स्टिकर लगाया तो कर ही दिया होगा, लेकिन इस पर मान भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ने क्या किया था, स्टिकर BS4 का लगाया था, लेकिन इंजन जो थे वो BS3 BS2 होते थे। अब नाम नहीं लूंगा यार, फिर खाम खा में कहोगे विक्रम भाई तुम ऐसे किसी की बदनामी कर रहे हो, ऑफेंड हो जाओगे यार तुम खाम खा में। उनमें से एक गाड़ी मेरे पास भी थी ना पहले, हाँ, तो मुझे पता है कि वो गाड़ी BS3 थी, उसके ऊपर पीछे स्टिकर BS4 था। हालांकि वो कंपनी अब इंडिया छोड़ के जा चुकी है, तो छोड़ो यार, जा गई तो गई। हालांकि गाड़ी बहुत बढ़िया थी। BS2 के अंदर भाई MPFI भी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी भाई मैंडेट कर दी गई थी गाड़ियों के अंदर। अब आप गाड़ियों के अंदर भाई कार्बोरेटर नहीं दे सकते। फिर 2010 में आता है BS3। फिर वही कहूंगा, पहले से BS3 आना स्टार्ट हो गया। ये टाइमलाइन, ये डेडलाइन थी कि भाई इसके बाद तो आप BS2 बेच ही नहीं सकते। 2010 के बाद आपका BS2 नहीं बिकेगा, ना रजिस्टर्ड होगा। 2010 के बाद आपका BS3 ही चलेगा। अब BS3 से BS4 में आने में भाई हमारे को बहुत समय लग जाता है, तकरीबन 7 साल लग जाते हैं। और वहां यूरोप में भाई BS पहुंच जाता है 6 पे। तब तक हम 6 पे भी नहीं पहुंचे थे 2014 में, हम 2017 में आके BS4 पे आए। मैंडेट हुआ था कि इसके बाद अब BS3 व्हीकल्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे। आपने देखा भी होगा कि जब ये लागू हुआ था तो उस टाइम पे काफी BS3 व्हीकल्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले थे, और लोगों ने मतलब दूसरी स्टेट्स में जाके, जैसे दिल्ली NCR में बंद कर दिया गया था कि आप BS3 व्हीकल नहीं रजिस्टर्ड करा सकते, तो आपको दूर जाके वो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ NCR रजिस्टर कराना पड़ता था। और 2020 में आता है भाई BS6, और उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, कोविड का टाइम था, तो काफी गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो गई, और लोगों को पता ही नहीं लगा कि यार ये गाड़ियां डिसकंटिन्यू क्यों होगी। लोगों ने सोचा कि यार खराब सेल्स रही थी, जैसे टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग को भी अच्छी सेल्स नहीं मिल रही थी, हेक्सा को अच्छी सेल्स नहीं मिल रही थी, होंडा सिविक एक बहुत अच्छी गाड़ी थी लेकिन उतने सेल्स फिगर्स नहीं आ रहे थे। तो ऐसी बहुत सी गाड़ियां थी, लोगों ने समझा यार ये तो खामखा में बंद कर दी कंपनी ने। सिविक के लिए तो काफी लोगों को दुख हुआ था, जिन लोगों ने ली थी, लेते उनको लगा कि यार ये तो 1 साल में बंद कर दिए, क्या मतलब हुआ, होंडा ने क्यों ऐसा किया। मैं बता दूं, वो जितनी भी गाड़ियां उस दौरान बंद हुई थी, वो भाई सारी गाड़ियां BS6 नॉर्म्स के कारण बंद हुई थी। कंपनी को भाई अपना भाई उसके ऊपर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं लगा। भाई हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कस्टमर इसको बाय नहीं करेगा, तो क्या फायदा उसके ऊपर इन्वेस्ट करने का। इसलिए कंपनी ने उनको डिसकंटिन्यू कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया है। कभी दोबारा लेके भी नहीं आएंगे उनका वो। हाँ, ले आओ यार, कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ। कमेंट बॉक्स में बताना BS6 नॉर्म्स में जो सी गाड़ियाँ बंद हुई थी, जिसका आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ था। मेरे को तो यार टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग का बहुत दुख हुआ था यार, नहीं बंद होनी चाहिए थी। यही वाला इंजन उस बॉडी के अंदर डाल के दे देते, है ना। अब ये क्या, ये सफारी थोड़ा लगती, ग्रेविटास को आखिरी मोमेंट में आके यार इसको सफारी बना दिया, गलत किया ना। यहाँ भी गवर्नमेंट नहीं थमती है। गवर्नमेंट कहती है भाई हमें तो यूरोपियन नॉर्म्स से पूरी टक्कर देनी है, अब हम जाएंगे भाई BS6.2 रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स के ऊपर जाएंगे। वहां पे भाई जो आपकी गाड़ी है उसके पीछे डब्बा वब्बा सब कुछ लगा के ताम झाम, उससे भाई हम रियल टाइम में चेक करेंगे कि ये गाड़ी कितना पोल्यूशन फैलाती है। 6.2 से ही मैंडेटरी हो जाता है OBD। अब विक्रम भाई OBD तो यार पहले से गाड़ियों के अंदर आ रहा था। भाई गाड़ियों के अंदर तो आ ही रहा था, लेकिन बाइक स्कूटर्स के अंदर भी भाई मैंडेटरी कर दिया गया था, ताकि उसको कंप्यूटर से अटैच करके भाई रियल टाइम में उसको चेक किया जा सके। तो इंडिया को भाई 23 साल लगे BS1 से BS6.2 तक आने में। अब बात करते हैं हम BS7 की, कि BS7 में अब क्या कुछ चेंजेस हो जाएंगे। सबसे पहले तो भाई जो एमिशन नॉर्म्स हैं वो हो जाएंगे भाई 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर, बोथ पेट्रोल एंड डीजल। और इस चीज को भाई मेंटेन करने के लिए, इस एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करने के लिए कंपनीज को भाई और भी ज़्यादा अपने इक्विपमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई उसके अंदर ऐसे केमिकल्स और ऐड करने पड़ेंगे कि जिससे जो हार्मफुल गैसेस निकल के आएंगी इंजन से, उसके अंदर भाई वो उसको मिक्स करके और बाहर जो गैस निकलेंगी वो भाई इतनी हार्मफुल ना हो, मतलब जो लास्ट में जो हमारा धुआं निकलेगा वो इतना हार्मफुल ना हो जो हमारी नेचर को नुकसान पहुंचाए। के लिए भाई कंपनीज को लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पैसा। अगर उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा
तो भाई गाड़ी भी महंगी होगी, और गाड़ी अगर महंगी होगी तो भाई उसका खर्चा कौन उठाएगा? गाड़ी तो आप और हम ही खरीद रहे हैं ना, तो इससे भाई हो जाएगी आपकी गाड़ियां महंगी। चीज़ देखो, जब BS 6.2 आया था उसके अंदर जब भाई एमिशन नॉर्म्स को स्टिफ किया गया था या RDE के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ऐड किया गया था, टू व्हीलर्स हैं वो 2,000 रुपये से लेकर 10,000 तक महंगे हुए थे। और अगर हम बात करें फोर व्हीलर्स की तो वो भाई आपके 10,000 से लेके 50,000 तक महंगे हुए थे। तो कंपनीज तो क्या है भाई, वो कर देंगे अपडेट अपना उस चीज़ को, अगर उनको लगेगा कि उनके इस प्रोडक्ट में भाई क्षमता है, आगे भी लोग इसको खरीदेंगे, तो कंपनी उसको भाई ज़रूर अपडेट करेगी। लेकिन पैसा तो अंत में आपको ही भुगतना पड़ेगा, वो आपकी जेब से ही जाएगा। तो वही बात है। लेकिन भाई फ़र्क उस बंदे को नहीं पड़ता कि जो बंदा 1 करोड़ की गाड़ी ले रहा है उस पर 5 लाख बढ़ जाएंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बंदा जो 5-10 लाख की गाड़ी ले रहा है उस पर लाख 1.5 लाख रुपया बढ़ जाएगा तो उस बंदे को भाई बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो बंदा गाड़ी नहीं ले पाएगा, वो फिर सोचेगा थोड़े दिन बाद और देखता हूँ मैं इसको या क्या करता हूँ, जो भी, लेकिन भाई फ़र्क तो पड़ेगा। चीज़ और ऐड होगी BS 7 में, जो टायर्स और ब्रेक्स हैं उनसे भी तो पोल्यूशन फैलता है ना। देखो, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो डिस्क पैड घिसता है, उसकी मेटल प्लेट भी घिसती है, सड़क पे टायर चलता है तो टायर भी घिसता है, वो भी पोल्यूशन फैलाता है। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि इसको मॉनिटर कैसे करेंगे ये। अब भाई ऐसे तो जब ये कहेंगे कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी तो सेम टायर लग के आ रहा है, सेम ब्रेक लग के आ रहा है, उसको कैसे करेंगे क्लियर? तो ये तो भाई कंपनीज के लिए भी चैलेंज रहेगा कि BS 7 में वो टायर्स को और ब्रेक्स को कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे उसको जज करेंगे। भाई मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो काफ़ी देर तक सोच विचार किया इसके ऊपर कि यार ऐसे कैसे करेंगे। चलो मान लो डीजल पेट्रोल गाड़ी को तो इंजन से कर लेते हैं जज, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में उसकी बैटरी है, उसके बैटरी के अकॉर्डिंग उसको कर लेंगे, ब्रेक्स को टायर्स को कैसे करेंगे ये मुझे नहीं समझ में। अगर आपको पता है तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये कैसे उसको टेस्ट करेंगे। OBD तो उसके अंदर लग के आ रहा है, अब ये इसमें OBM भी करेंगे, ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग। तो आप जब भी कहीं भी चल रहे हो वहीं प्लग लगाया और ठा के चेक कराओ कि आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन फैला रही है। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं, विक्रम भाई हम अपनी गाड़ी के पोल्यूशन की पर्ची कटवाते हैं तो क्या वो पर्ची कटवाने से गाड़ी पोल्यूशन करना बंद कर देती है? नहीं भाई, गाड़ी पोल्यूशन करना बंद नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट के पास डाटा ज़रूर पहुंच जाता है। आपने पहले देखा होगा, पहले बहुत सारे ऑफलाइन चलते थे, आजकल आप प्रदूषण जांच केंद्र हैं वहाँ पे आपने देखा होगा ऑनलाइन PUCC, मतलब ये जो है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन वाले में वो क्या करते थे, हाँ गाड़ी का नंबर बताओ जी, ये मोबाइल नंबर बताओ जी, ठीक है लो सर 1 साल का आपका काट के दे दिया, उसमें वो अपनी मर्जी से कुछ भी डाटा फीड कर देते थे। अब गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया है कि भाई आप बगैर ऑनलाइन के तो ये काट ही नहीं सकते। होंगे रिमोट एरियाज जहाँ पे चल रहा होगा, लेकिन आज की डेट में जो आपका PUCC है वो ऑनलाइन अपडेट रहता है। जैसे आपकी RC ऑनलाइन अपडेट रहती है, आपका इंश्योरेंस अपडेट रहता है, PUC भी वैसे ही अपडेट रहता है उसके ऊपर। तो ये तीनों चीज़ें भाई जब आपको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं ना तो उनके पास आपका डाटा ऑलरेडी होता है आपकी गाड़ी के नंबर से। और BS 7 में एक और चीज़ होगा कि आपको अब टर्बो चार्ज गाड़ियां, डायरेक्ट इंजेक्शन वाली गाड़ियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। अब वैसे भी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की तरफ कंपनीज बहुत कम जाती हैं, कुछ सालों से देख ही रहे होगे ये कंपनीज अपने इंजन्स को छोटा करती जा रही हैं और उसमें टर्बो ऐड कर रही हैं। और सेम ऐसे ही नई स्विफ्ट भी है, आपने देखा होगा 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पे चलेगी, आने वाले टाइम पे वो गाड़ी भाई आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी मिलेगी। तो कंपनीज पहले से ही मूव हो रही हैं, उनको पता है कि यूरोप में ये चीज़ चल रही है। हालांकि वहाँ पे विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ है यूरोप में इसका, वहाँ की कंपनीज ने भी इसका विद्रोह किया कि भाई इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। सरकार कह रही है कि हाँ कोई नहीं 10-20-30 हज़ार महंगी होगी, लेकिन कंपनीज कह रही हैं कि गाड़ियाँ 2.5-3 लाख महंगी होंगी। अब किसकी बात माने भाई, सरकार की माने या कंपनियों की माने? तो कुछ नहीं कह सकते। कंपनी तो ऐसे स्कोडा भी थी जो लैब के अंदर भाई कुछ और आ रहा था, रियल टाइम में तो भाई उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही थी। यही रिसेंटली अभी BMW के साथ भी हुआ है, हाँ तो लैब में कुछ और आ रहा है, बाहर जो मार्केट में गाड़ी जा रही है तो कुछ और आ रहा है। तो भाई भरोसा तो किसी पे हम नहीं कर सकते, भाई क्या हुआ कहने होगा, जो मौके पे आएगा वो तो उसी टाइम पता लगेगा। बाकी अभी तक भाई हम BS 6 के अकॉर्डिंग ही अच्छे से नहीं डले हैं, तो इतना जल्दी गवर्नमेंट को BS 7 पे नहीं जाना चाहिए। अब आप कहोगे विक्रम भाई आप तो एनवायरनमेंट के खिलाफ हो, तो भाई अगर मैं एनवायरनमेंट के खिलाफ हूँ तो गवर्नमेंट जो इतने हाईवेज बनाए जा रही है, दबादब बनाए जा रही है, और उन हाईवेज को चौड़ा करने में जो पेड़ साइडों में लगे हुए थे उनको काट के उनकी बलि चढ़ाई जा रही है,
तो भाई ये चीज़ आपको नहीं दिख रही है। कितने ही हाईवेज आप आजकल देखते होंगे कि हाईवेज के दोनों साइड में आपको पेड़ मिलते होंगे। मैं कहता हूं हाईवेज बनाओ, अच्छी बात है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, लेकिन जिस कंपनी को आप टेंडर दे रहे हो उसको ये बोलो कि जब तक आपका हाईवे या एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा, जितने पेड़ यहां लगे हुए थे या नहीं भी थे उसके 3 गुना पेड़ हमारे को हाईवे के दोनों साइड में चाहिए। तब भाई साहब हम मानेंगे कि हाँ बढ़िया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर देके जाना भाई। एक आम आदमी जितना लगा सकता है अपने आसपास लगा लेगा, अपने गांव में लगा लेगा, अपने घरों में लगा लेगा, ठीक है, और सोसाइटीज़ में जो लोग हैं वो भी लगाते हैं। लेकिन भाई देखो मेन तो हमारा काम गवर्नमेंट करते हैं ना, उसको देखना चाहिए ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए भाई, हाईवेज बनेंगे तो साथ साथ पेड़ भी लगने चाहिए। और BS7 के ड्रेस से ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज ने भाई काम करना स्टार्ट कर दिया है। अगले साल जो नई फॉर्च्यूनर आपको देखने को मिलेगी वो भाई आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगी, तो वहाँ से थोड़ा सा उसका बचाव हो जाएगा भाई एमिशन नॉर्म्स में भी, और गाड़ी उनकी बिकती है। क्योंकि टोयोटा के पास उनकी जो हाईएस्ट सेलिंग SUV है वो फॉर्च्यूनर ही है, और उसको नहीं चाहेगा टोयोटा कि भाई हम इसको BS7 नॉर्म्स के कारण इसको डिसकंटिन्यू। हाँ अगर खतरा है तो वो इनोवा क्रिस्टा को है, इसीलिए भाई टोयोटा ने पहले ही अपनी मार्केट हाई क्रॉस में थोड़ी सी बना ली है ऑलरेडी। होंडा भी ऐसे तैयारी कर रहा है अपने BS7 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो बहुत सी कंपनीज हैं जो लगी हुई हैं, मारुति ने भी जैसे स्टार्ट कर दिया है। तो यही होगा कि भाई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन खत्म हो जाएंगे भाई, टर्बोचार्ज इंजन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट भाई ज़्यादातर पीछे पड़ी हुई है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। भाई ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आप पढ़ रहे हो पीछे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा दे दो यार। हाँ अभी इतना नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के लिए या आपके प्लान टूर के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप प्लान कहीं चलते हो उसी हिसाब से आप अपनी गाड़ी ले लो। सिंगल कार इलेक्ट्रिक रखना वो थोड़ा सा भाई कभी आपके लिए कष्टदायक हो सकता है कि आपको कहीं खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा लंबा चलना पड़ेगा, आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला। वैसे मोस्टली हाईवेज पे आजकल चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं, लेकिन मैं तो भाई देखो पेट्रोल और डीजल लवर ज़्यादा हूँ। आप मुझसे पूछेंगे विक्रम भाई आपको कौन सा इंजन ज़्यादा पसंद है, तो भाई मुझे तो डीजल और पेट्रोल इंजन ज़्यादा पसंद है भाई। आप देख ही रहे हो मेरे पास स्कॉर्पियन है, वो टर्बो इंजन वाली है। जिमनी में मैं चाहता हूँ टर्बो इंजन आए, अगर आ जाएगा तो भाई जिमनी को हम अपडेट कर लेंगे, मैं टर्बो इंजन लगा लेंगे। नेचुरल एस्पिरेटेड जो ये इंजन है थोड़ा सा अंडर पावर तो रहता ही है भाई, और टर्बो इंजन में भाई आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन अगर रिलायबिलिटी की बात करें, इंजन की लॉन्ग टर्म की बात करें, तो भाई वो तो आपके नेचुरल एस्पिरेटेड ही होते हैं। और जो बड़े साइज़ के इंजन्स हैं वो भी भाई आपके बंद हो जाएंगे। देखो बड़ा इंजन होगा उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा कंपनीज़ के लिए, तो इसीलिए बड़े इंजन्स भी बंद हो जाएंगे। और आपकी बहुत सी चहेती SUVs अगर कंपनी ने भाई नहीं करा अपडेट तो वो भी बंद हो सकती हैं। खतरा मंडरा रहा है स्कॉर्पियो क्लासिक के ऊपर, और भी बहुत सी गाड़ियां हैं, ये तो खाली मैंने सिर्फ एक गाड़ी का नाम लिया है। तो वही है भाई 2025 में लागू करेगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी 2-3 साल रुक जाना चाहिए गवर्नमेंट को, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। BS6 में भी ऐसा नहीं है, काफ़ी एमिशन नॉर्म्स को स्टिक कर दिया गया है। और यार BS7 में तो यार गाड़ियाँ बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता कि कुछ मज़ा रह पाएगा उन गाड़ियों में। कैसा होगा क्या नहीं होगा भाई वो तो तब की तब देखेंगे। उम्मीद करते हैं भाई आपका डाउट क्लियर हो गया होगा BS7 से रिलेटेड। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और फिर भी कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आने वाले वीडियोज में हम उसका जवाब जरूर देंगे।